नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राज जी के A to Z पे। दोस्तों, आज सम्मान ज्ञान दर्पण करंट अफेयर्स का फरवरी एडिशन पढ़ेंगे। फरवरी एडिशन फरवरी 2026 का, जिसमें आपको मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य नवंबर तक, यानी 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। उसके आगे की सीरीज 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का आपको मार्च वाली सीरीज में है, जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है। मैंने सोचा कि डायरेक्ट पत्रिका से ही आपको, मैगजीन से ही पढ़ा दिया जाए। इसके बाद अप्रैल की भी आ गई है, उसको करेंगे। और उससे पहले यानी कि हमको सितंबर या अक्टूबर तक की सम्मान ज्ञान दर्पण अगर कर लें तो आरआरबी एनटीपीसी के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं और अदर एसएससी के एग्ज़ाम हैं, तो वो लगभग जुलाई से और आपका लेटेस्ट जो भी टाइम चल रहा हो उस माह तक का हो जाएगा, यानी मार्च अप्रैल तक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नियुक्तियों में पढ़ते हैं कि मिस्र के खालिद एल नोनी मिस्र के खालिद एल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। तो यूनेस्को के महानिदेशक कहाँ के बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं मिस्र के। कौन? खालिद एल एनानी। मिस्र के पर्यटन एवं एंटीक्विटीज मंत्री रहे डॉक्टर खालिद एल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक नवंबर 2025 में निर्वाचित हुए हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए वह अपना दायित्व 15 नवंबर 2025 से उन्होंने संभाला। इस पद पर फ्रांस की अभी तक आंड्रे एजूले थी, जिनका स्थान उन्होंने लिया है। वह यूनेस्को के 12वें महानिदेशक होंगे। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं। तो खालिद एल एनानी कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। और चौथी चीज़, इन कौन से नंबर के यूनेस्को के महानिदेशक हैं? 12वें नंबर के। और किनका स्थान लिया है? तो फ्रांस की अभी तक आंड्रे एजूले थी, उनका स्थान लिया। क्लियर? 4 चीज़ें इससे याद रखना है। पहला चीज़, इनका कार्यकाल कितने का है? 4 वर्ष का। दूसरा चीज़, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। तीसरा, ये किस क्रम के हैं? ये 12वें क्रम के महानिदेशक बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है स्थान फ्रांस के आंड्रे एजूले का। क्लियर? नेक्स्ट, चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। तो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ है उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो चरणजीत सिंह थे। तो यूनेस्को की जो निशस्त्रीकरण की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की तरफ से कौन थे? चरणजीत सिंह। भारतीय विदेश सेवा IFS के चरणजीत सिंह जिनेवा स्थित निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि नवंबर 2025 में नियुक्त किए गए। इस नियुक्ति से पूर्व वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। तो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ होता है? ये जिनेवा में होता है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और वहाँ हमारे स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? चरणजीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, रामकृष्णन चंदन जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हुए। तो जीवन बीमा निगम में शायद 4 या 5 प्रबंध निदेशक होते हैं, उनमें से एक रामकृष्णन चंदन जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। भारतीय जीवन बीमा निगम से लंबे समय से संबद्ध रहे रामकृष्णन चंदन 1 दिसंबर 2025 से प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वह निगम में कार्यकारी निदेशक थे। LIC में प्रबंध निदेशक के 4 पद होते हैं। एक मैंने बोला था कि LIC में प्रबंध निदेशक के 4 पद होते हैं। तो इससे 2 चीज़ें पढ़ ली हमने, 3 चीज़ें।
पहली पढ़ी हमने यूनेस्को के जो 12वें महानिदेशक हैं कौन है, खालिद एल एनानी। किस क्रम के हैं, 12वें क्रम के हैं। कहाँ के हैं, मिस्र के हैं। स्थान किसका लिया, आंद्रे अजूले का। आंद्रे अजूले कहाँ की थी, फ्रांस की थी। दूसरा हमने पढ़ा कि यूएस की जो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चरणजीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। तीसरे एलआईसी के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं कौन, रामकृष्णन चंदर। और एलआईसी में 4 निदेशक होते हैं। नेक्स्ट, विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए। भारतीय राजस्व सेवा के विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए नवंबर में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी के चेयरमैन को नियुक्त किए गए हैं आपके विवेक चतुर्वेदी। अभी तक उन्होंने संजय कुमार के, जो अभी तक चेयरमैन थे संजय कुमार, उनका स्थान 28 नवंबर को विवेक चतुर्वेदी ने लिया है। तो सीबीआईसी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए, विवेक चतुर्वेदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार को बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये है प्रवीण कुमार, ये तो याद ही रखना है। इसके अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है क्योंकि बीएसएफ के जो महानिदेशक थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो उनके स्थान पर इन्हीं को अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जब तक वहाँ कोई नियुक्ति नहीं होती है तब तक यही वहाँ के महानिदेशक रहेंगे। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में महानिदेशक के रूप में कार्यरत प्रवीण कुमार को अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को अब सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में 30 नवंबर को सौंपा गया है। इस पद पर दलजीत सिंह चौधरी जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, यानी 30 नवंबर के दिन दलजीत सिंह चौधरी सेवानिवृत्त हो गए, उनका स्थान प्रवीण कुमार ने अगले आदेश तक लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभारी कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार बने हैं और उन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया है। प्रवीण कुमार कौन है, तो प्रवीण कुमार हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। क्लियर। नेक्स्ट, जस्टिस विक्रमनाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जस्टिस विक्रमनाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, कभी कभी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पूछ लेता है तो बताना होता है, का कार्यकारी अध्यक्ष गत नवंबर माह में नियुक्त किया। इस पद पर जस्टिस सूर्यकांत जो अब मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं का स्थान जस्टिस विक्रमनाथ ने लिया है। यानी कि इससे पहले वो नालसा के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस सूर्यकांत। इस समय वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस सूर्यनाथ। तो उनके स्थान पर किसको, विक्रमनाथ को बनाया गया है वहाँ का नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट, जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट में विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष। ये विधिक सेवा समिति है और वो क्या थी, नालसा है। तो नालसा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, विक्रमनाथ, और विधिक सेवा समिति के बनाए गए अध्यक्ष जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जिन्हें अब नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, पहले इस समिति के अध्यक्ष थे। यह समिति जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी व अधिवक्ता उपलब्ध कराती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति है, इसमें जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो वकील प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो नहीं नियुक्त कर सकते वकील, तो उसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति। उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा अध्यक्ष के जितेंद्र महेश्वरी को, और नालसा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विक्रमनाथ को, और 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। क्लियर। जल पुरस्कार 2024 आ गए, जो 2025 के नवंबर में माह में दिए गए हैं, उसको देखते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2024 के किस क्रम के हैं? 6वें क्रम के जल शक्ति पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में 18 नवंबर 2025 को दिया गया। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 क्रम इनका था 6वां। किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ दिया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस दिन दिया? 18 नवंबर 2025 को। शायद आपको याद हुआ होगा। संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए कुल 46 विजेताओं को 10 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार कुल कितने विजेताओं को दिया गया है? तो 46 विजेताओं को कितने श्रेणियों में दिया गया है? तो 10 श्रेणियों में दिया गया है। इनके सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सिविल सोसाइटी आदि के लिए इन पुरस्कारों में शामिल हैं, जो 10 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। वर्ष 2024 के 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। अब जो 10 श्रेणियों में दिए गए उनमें किसको कहाँ देंगे? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को इस श्रेणी में दिया गया है। दूसरा स्थान वहीं गुजरात का है और तीसरा स्थान हरियाणा का है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान पहला महाराष्ट्र का, दूसरा गुजरात का, तीसरा हरियाणा को दिया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के बाद गुजरात को, गुजरात के बाद हरियाणा को, 3 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला अलग अलग जोनों में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि 5 जोनों में डिवाइड किया गया है इसको, ऐसे। क्लियर? तो सबसे पहले उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश का है उसको पुरस्कार दिया गया है। यानी नॉर्थ का में किसको दिया गया है? मिर्ज़ापुर को, और जो उत्तर प्रदेश का है उत्तरी जोन से। पूर्वोत्तर जोन से सर्वश्रेष्ठ जिला सिपाही जिला त्रिपुरा का है, ये पूर्वोत्तर से हो गया। सिपाही जिला जो त्रिपुरा का हो गया। पश्चिम में खरगोन मध्य प्रदेश को दिया गया है, पश्चिम में खरगोन मध्य प्रदेश को, और पूर्व में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को दिया गया है, पूर्व में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को दिया गया है। दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली तमिलनाडु को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला के पुरस्कारों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी 10 श्रेणियों में दिया गया। लेकिन उसी में से जो दूसरी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार था उसको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया जोन के हिसाब से। उत्तर जोन, पूर्वोत्तर जोन, पूर्वी जोन, पश्चिम जोन, दक्षिण जोन। उन जोनों में किसको कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है उसमें से दिया गया। उत्तरी जोन में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश को दिया गया है, पूर्वोत्तर जोन में सिपाही जिला त्रिपुरा को दिया गया है, पश्चिम जोन में खरगोन मध्य प्रदेश को दिया गया है, पूर्व में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को दिया गया है, और दक्षिण में तिरुनेलवेली तमिलनाडु को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है दुब्बीगनी पल्ली अन्नामलैया आंध्र प्रदेश को, और संयुक्त रूप से पयम कुन्नूर केरल को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को पुरस्कार किसे दिया गया? दुब्बीगनी पल्ली अन्नामलैया जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तथा पयम कुन्नूर केरल का है जो को संयुक्त रूप से प्रथम ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। यानी ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार चल रहे हैं, जो इस साल का क्रम था 2024 में 6वां। किसके द्वारा दिए? जल शक्ति मंत्रालय का यह पुरस्कार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 नवंबर 2025 को। कहाँ दिए गए? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार दिया गया है स्थानीय निकाय का नवी मुंबई को, जो महाराष्ट्र में है, को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी नवी मुंबई है, जिसको सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल अथवा कॉलेज का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ का है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल अथवा कॉलेज का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कृष्णा पब्लिक स्कूल
रायपुर छत्तीसगढ़ का, और इसी के साथ में आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। तो कृष्णा पब्लिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। कृष्णा पब्लिक स्कूल कहाँ का है? रायपुर छत्तीसगढ़ का। और आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ का है? कोलकाता का है। ये आपको स्कूल या कॉलेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसे दिया गया? छठवीं श्रेणी था सर्वश्रेष्ठ उद्योग यानी बेस्ट इंडस्ट्री। अपोलो टायर्स कांचीपुरम तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में किसको दिया गया है? अपोलो टायर्स को। कहाँ का है? कांचीपुरम का, तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ। तो सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ क्या है? वाटर यूजर एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया? वेट्टई करणपुच्छूर नहर ओदयाकुलम कोयम्बटूर को प्रथम स्थान पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी स्कूल कॉलेज के अलावा तो आईआईटी गांधीनगर को और आईसीएआर गोवा को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ संस्थान या कॉलेज स्कूल कॉलेज के अलावा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी का पुरस्कार किसे दिया गया जल पुरस्कारों में? तो सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी का पुरस्कार दिया गया है बनासकाठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनासकाठा गुजरात, प्रथम पुरस्कार दिया गया है। जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार व्यक्ति किसे दिया गया है? तो जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में इनको भी 5 जोनों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र में दिया गया है किशोर जायसवाल जो बिहार से हैं। पश्चिमी क्षेत्र में दिए गए हैं बजरंग लाल जैथू राजस्थान से। उत्तरी क्षेत्र में दिया गया है मोहन चंद कंडपाल उत्तराखंड से। और दक्षिणी जोन में दिया गया है पोडिल। दक्षिण जोन में किसको दिया गया है? पोडिली। दक्षिणी जोन में कहाँ गया? दक्षिण जोन में दिया गया है पोडिली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश से। तो ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार जल व्यक्ति का पुरस्कार दिया गया है। आगे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 जमनालाल बजाज फाउंडेशन के वर्ष 2025 के क्रम 47वें पुरस्कारों का वितरण मुंबई में 13 नवंबर 2025 को एक समारोह में किया गया। तो इसमें क्या है कि जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 किस क्रम के हैं? 47 क्रम के हैं। और आपके जल पुरस्कार कौन से क्रम के चल रहे थे? 6वें क्रम के चल रहे थे। जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो जमनालाल बजाज फाउंडेशन के 2025-47 में क्रम के पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया? 13 नवंबर 2025 को मुंबई में एक समारोह में। ये भी कई श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार गुजरात के संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक। तो रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 के लिए यह पुरस्कार गुजरात के संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक एवं ट्रस्टी हसमुख बाबूभाई पटेल को दिया गया है। तो रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया है? हसमुख बाबूभाई पटेल को। ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और कौन है ये संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक हैं। जबकि ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह पुरस्कार तमिलनाडु के ओम बनाना क्राफ्ट लिमिटेड के निदेशक PM मुरुगु सेन को दिया गया है। तो ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार PM मुरुगु सेन को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। कौन है ये? बनाना क्राफ्ट लिमिटेड के निदेशक हैं। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2 दे दिए गए। एक गुजरात के संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक हसमुख भाई पटेल को, और दूसरे दिए गए हैं आपको मुरुगु सेन को। P मुरुगु सेन तमिलनाडु के हैं जो बनाना क्राफ्ट के निदेशक हैं। अगला जमनालाल बजाज 2025 जो 47वें क्रम के हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ब्रिक्स वर्ल्ड ऑफ फाउंडेशन के रूसी अध्यक्ष सेकाचेवा ल्यूडिमिला लियोनिदोवा को दिया गया है। ये महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिया जाने वाला जानकी देवी बजाज पुरस्कार, महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिए जाने वाला जानकी देवी बजाज पुरस्कार महाराष्ट्र के रेस्क्यू फाउंडेशन की सह संस्थापक व अध्यक्ष त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है। तो जानकी
कौन सा था? महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिया जाने वाला जानकी देवी बजाज पुरस्कार महाराष्ट्र के रेस्क्यू फाउंडेशन के सह संस्थापक एवं अध्यक्ष त्रिवेणी आचार्य को दिया गया। जानकी देवी बजाज पुरस्कार किसे दिया गया? त्रिवेणी आचार्य को। अगला, यह पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने एवं जमुनालाल बजाज के परोपकारी दृष्टिकोण को प्रसारित करने के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कारों के तहत पुरस्कृतों को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 20-20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यानी जमुनालाल बजाज 3 श्रेणियों में जो दिए गए हैं तो तीनों को 20-20 लाख रुपए दिया गया है। नेक्स्ट, शांति शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया। यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया चिली के राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर पर नई दिल्ली में एक समारोह में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यह पुरस्कार ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इसे प्रदान किया। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु उनके नाम की घोषणा पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने 24 दिसंबर में ही कर दी थी। पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार के तहत क्या प्रदान किया जाता है? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। कौन है ये? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार शुरुआत 1986 में की गई थी। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया किसको? मिशेल बैचलेट। और ये मिशेल बैचलेट कौन है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट, फीफा के पुरस्कार देख लेते हैं थोड़ा। फीफा का महिला विश्व शांति पुरस्कार पहली बार शुरुआत की गई है इसका। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने वर्ष 25 में एक नया शांति पुरस्कार प्रारंभ किया है। यह फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइटेड द वर्ल्ड उन लोगों को देने के लिए शुरू किया गया है जो विश्व में शांति की स्थापना तथा संघर्षरत लोगों को आपस में जोड़ने में असाधारण व अद्वितीय योगदान करते हैं। यह पहला पुरस्कार फीफा का पुरस्कार 5 दिसंबर 25 को वाशिंगटन डीसी में विश्व कप 2026 के लिए ड्रा निकालने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। सीधी सी बात है, इसमें याद रखना है कि जो विश्व शांति पुरस्कार है फीफा का जो स्टार्ट किया गया है वो फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। डीसी में विश्व कप 2026 के लिए ड्रा निकालने के लिए आयोजित समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अध्यक्ष जियानी इन्फिनिटो ने प्रदान किया। पुरस्कार के तहत हाथों में ग्लोब उठाए हुए गोल्ड ट्रॉफी व एक पदक राष्ट्रपति ट्रंप को फीफा अध्यक्ष ने प्रदान किया। तो ये हो गया फीफा का अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। पहली बार ही दिया गया है इस साल, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसको दिया है? ये ट्रंप को दिया है। अगले पुरस्कार है आपके वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 का पुरस्कार।
तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 का पुरस्कार वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 25 में विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में स्वीडन की पोल वाल्टर मेंडो डुप्लांटिस को पुरुष एथलीट में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। महिला एथलीट में यह पुरस्कार अमेरिका की धाविका सिडनी मैकलॉफ्लिन लवारेन को दिया गया है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार पुरुष श्रेणी में किसको दिया गया है? वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस, और ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। तथा महिला एथलीट्स में किसको दिया गया है? अमेरिका की धाविका जो हैं मैकलॉफ्लिन लेवरोन। तो मैकलॉफ्लिन लेवरोन को दिया गया है महिला पुरस्कार, एथलेटिक्स का सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार। 26 वर्षीय मैकलॉफ्लिन ने वर्ष 25 में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 42 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भंग किया था। पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में दोनों में ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पोल वाल्टर डुप्लांटिस ने 2020 और 2022 के पश्चात तीसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता। यानी इससे पहले पोल वाल्टर जो स्वीडन के हैं 2020 में और 2022 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीत चुके हैं। 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डुप्लांटिस ने वर्ष 2025 में 4 बार पोल वाल्ट में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। क्लियर? ये तो हो गए आपके वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला और पुरुष दोनों। नेक्स्ट, मिस इंटरनेशनल किसे नियुक्त किया गया? मिस इंटरनेशनल इस साल कौन बनी 2025 में? तो जापान के टोक्यो में 27 नवंबर 2025 को संपन्न 2025 की 63वें क्रम की मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता 25 का ताज कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक के नाम रहा। तो मिस इंटरनेशनल 25 कौन बनी है? कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक। कैटालिना ड्यूक। तो कैटालिना ड्यूक के नाम रहा वर्ष 2024 का मिस इंटरनेशनल पुरस्कार। ये मतलब 2025 का मिस इंटरनेशनल पुरस्कार कैटालिना ड्यूक कहाँ की हैं? कोलंबिया की हैं। उनको यह ताज किसने पहनाया? तो यह ताज उनको पहनाया गया मिस इंटरनेशनल 2024 की जो थी युवा थी थान थुई ने यह ताज उन्हें पहनाया। जिम्बाब्वे की यालांडा चिम्बाराम्बी प्रथम उपविजेता रहीं और बोलीविया की पाओला गुजमान द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में रहीं। कुल 80 देशों के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व नागपुर की रूस सिंधु ने किया था, जो पहली 20 सुंदरियों तक स्थान बना सकी। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? तो मैक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा बास वर्ष 2025 की मिस यूनिवर्स चुनी गई है। तो मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई है? फातिमा बास। कौन? फातिमा बास कहाँ की हैं? ये मैक्सिको की हैं। कहाँ की फातिमा बास? मैक्सिको की हैं। थाईलैंड के पॉक्रेट शहर में गत 21 नवंबर को संपन्न फाइनल दौर में 117 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब जीता। फातिमा बास ने थाईलैंड की प्रवीनार सिंह को इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता और वेनेजुएला की स्टेफनी एंड्रियाना अफसानी नासर को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने किया था, जो पहली 12 सुंदरियों में स्थान नहीं बना सकी। नेक्स्ट, मिस अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिस अर्थ का पुरस्कार किसको दिया गया है? मैक्सिको की मिस अर्थ पुरस्कार चेक गणराज्य की 21 वर्षीय सुंदरी नतानी
पुस्किनोवा वर्ष 2025 में मिस अर्थ चुनी गई हैं। तो कौन चुनी गई हैं मिस अर्थ? नतानी पुस्किनोवा। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। कितने साल की? 21 साल की। मनीला फिलीपींस में कहाँ आयोजन किया गया था? मनीला फिलीपींस में। आयोजन कहाँ हुआ? मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में आयोजन हुआ। गत माह 77 अन्य देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की। आइसलैंड की सोल्डिक इवार्सडोटिर को मिस अर्थ, एयर वियतनाम की माई एन ट्रिन को मिस अर्थ वाटर और थाईलैंड की वारी न्वामखम को मिस अर्थ फायर के ताज से प्रतियोगिता में घोषित किया गया। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया कोमल चौधरी ने किया था। महाराष्ट्र शासन का महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया इस साल का? महाराष्ट्र शासन का महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024। तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 विश्व के सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सहित अनेक विश्वविख्यात मूर्तियों के शिल्पकार रहे विख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र शासन द्वारा 2024 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 24 नवंबर 25 को सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया? रामवी सुतार को। कौन थे वो? एक मूर्तिकार थे जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया। उनकी अस्वस्थता के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने उन्हें नोएडा स्थित उनके आवास पर यह सम्मान प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। मूलतः महाराष्ट्र के ही राम सुतार ने अपने जीवन के 100 वर्ष फरवरी 2025 में ही पूरे किए हैं। वे पद्मश्री, पद्म भूषण, टैगोर पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं और महाराष्ट्र भूषण से भी वो सम्मानित हो चुके हैं। इन्फोसिस के पुरस्कार 2025। इन्फोसिस पुरस्कार 2025। तो महाराष्ट्र भूषण आपको पता चल गया, रामवी सुतार को दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के वर्ष 25 के पुरस्कारों की घोषणा 12 नवंबर 2025 को की गई। तो इन्फोसिस के साइंस पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? 12 नवंबर 2025 को। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इन्फोसिस पुरस्कार 2025 यानी कि इन्फोसिस पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में। किस में? इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस पहला, अर्थशास्त्र दूसरा, जीव विज्ञान थर्ड, गणित विज्ञान फोर्थ, भौतिक विज्ञान फिफ्थ एंड सामाजिक विज्ञान सिक्स्थ। यानी इन 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सा? इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्फोसिस पुरस्कार दिया जाता है। इस साल का इन्फोसिस पुरस्कार 12 नवंबर 2025 को इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 25 में पुरस्कारों में इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का पुरस्कार टोरंटो यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज विभाग के सुशांत सचदेवा को दिया गया। तो 2025 के पुरस्कारों में इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का पुरस्कार किसे दिया गया है? सुशांत सचदेवा को। अर्थशास्त्र का क्षेत्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निखिल अग्रवाल को दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? निखिल अग्रवाल को। लाइफ साइंस के क्षेत्र में नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु की अंजना बद्री नारायण को और फिजिकल साइंसेज के क्षेत्र का कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कार्थिम मंथिराम को दिया गया फिजिकल साइंस में। क्लियर? ये फिजिकल साइंस का हो गया। इन्फोसिस के पुरस्कार चल रहे हैं। सोशल साइंस के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साउथ एशियन लैंग्वेज विभाग के एंड्रयूड ओलेट को तथा गणित विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के सब्यसाची मुखर्जी को दिया गया। तो गणित के क्षेत्र में सब्यसाची मुखर्जी को दिया गया है। कौन है? टाटा इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं। और सोशल साइंस में दिया गया है एंड्रयूड ओलेट को। इसके बाद एक और बचा, इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं।
इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ $1,00,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है। 56वें फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। ये जनवरी माह के जो करंट अफेयर्स था, बुक आया सम्मान के दर्पण, उसमें डिटेल से दिया हुआ है, उसको भी पढ़ाएंगे। भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। क्रम है 56। सरसेट फिल्म यानी स्वर्ण मयूर किसे दिया गया? स्क्रीन ऑफ यूथ को। कहाँ के? वियतनाम के एसेल मेफेयर द्वारा निर्देशित है। सरसेट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया रजत मयूर का संतोष दवाकर को, ये मराठी फिल्म गोंधाल के निर्देशक हैं। और सरसेट अभिनेता का पुरस्कार रजत मयूर दिया गया है उबीमर रियोश को फिल्म ए पोएट के लिए। सरसेट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है ज़ारा सोफिया ओस्टान को, ये स्लोवाकिया की फिल्म लिटिल राइवल गर्ल्स के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार अकिनोला ट्रेविस जूनियर को दिया गया है फिल्म माई फादर शैडो के लिए। भारतीय फीचर फिल्म के लिए सरसेट डेब्यू डायरेक्टर करण सिंह को त्यागी को दिया गया है फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए। तो भारतीय फिल्म फीचर के सरसेट डेब्यू डायरेक्टर के रूप में करण सिंह त्यागी को फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए दिया गया है। सरसेट वेब सीरीज यानी OTT का पुरस्कार किसे दिया गया है? बंदिश बैच सीजन 2 के लिए। किसी निर्देशक की पहली ही सरसेट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ईरानी फिल्म निर्देशक हेशम फराहमंड को फिल्म माई डॉटर्स हेयर के लिए। और इन्हीं के साथ एस्टोनिया के टोनी स्पिल को फिल्म फ्रैंक के लिए संयुक्त रूप से किसी निर्देशक की पहली ही सरसेट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ICFT यूनेस्को के गांधी पदक, नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे करने के लिए विशेष सम्मानित किया गया रजनीकांत को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, रजनीकांत को इससे सम्मानित किया गया है। आगे आर्किटेक्ट्स ऑफ AI टाइम पत्रिका के वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो टाइम पत्रिका वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आर्किटेक्ट ऑफ AI। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने AI के वास्तुकारों अर्थात वे लोग जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कल्पना की, उसे डिजाइन किया और उसे आकार दिए, को वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया है। AI के वास्तुकारों को थिंकिंग मशीनों का युग लाने और मानवता को विस्मित एवं चिंतित करने वाले व्यक्तियों के समूह पत्रिका में बताया है कि पत्रिका ने वर्ष 2025 को वह वर्ष बताया है जब AI की क्षमता तेजी से सामने आई है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। वन्यजीव संरक्षण एवं पशु कल्याण के क्षेत्र में वनतारा के माध्यम से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी का द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर दिसंबर 25 में प्रदान किया गया। वनतारा अनंत अंबानी द्वारा स्थापित संचालित एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना है जिसमें घायल बीमार पड़े जानवरों को नई जिंदगी देने के साथ साथ विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने का कार्य किया जाता है। अनंत अंबानी यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा होने के साथ साथ पहले ही एशियाई भी हैं। तो अनंत अंबानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए। आगे कुछ एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था, उनके बारे में कुछ फैक्ट दिया है, पढ़ लेते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, पूरा नाम उनका क्या था? धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल, जिन्होंने अपने 65 वर्षों के फिल्मी कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया। उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में शोले, आई मिलन की बेला, हकीकत, फूल पत्थर, आया सावन जून के, मेरा गांव मेरा देश आदि सुपरहिट फिल्में शुमार हैं।
वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित वर्ष 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2026 में यानी कि 2026 में 2025 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो भाजपा उम्मीदवार के रूप में 2004 से 9 के दौरान वो बीकानेर के लोकसभा सदस्य भी रहे। धर्मेंद्र का पहला विवाह 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से हुआ था, जिनके साथ 2 बेटे सनी और बॉबी देओल हैं। वह 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे सफल अभिनेता हैं। फिल्म जगत में आने के पश्चात उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी से भी विवाह किया, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना। ईशा देओल ने भी अभिनय के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है। धर्मेंद्र के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। धर्मेंद्र एक युग 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2024 को 25 को उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक, अपने एक्शन कौशल, सहज आकर्षण और 6 दशक लंबे कैरियर के लिए प्रसिद्ध। पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। जन्म 8 दिसंबर 1935 पंजाब में। निधन 24 नवंबर 2025 मुंबई में। पेशा क्या था? अभिनेता, निर्माता और राजनेता। पत्नी प्रकाश कौर हेमा मालिनी। संतान सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता अजीता, ईशा देओल, अहाना देओल। पद्म भूषण मिला इनको 2012 में और पद्म विभूषण मिला 2026 में। बीकानेर राजस्थान से लोकसभा सांसद भी रहे 2004 से 9। 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार उपस्थिति के लिए सराहे गए। हिंदी सिनेमा के ही मैन के रूप में पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र एक्शन, रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी में माहिर थे। शुरुआत दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से 1960 में इन्होंने किया था। तो अभिनय की शुरुआत उन्होंने कब की थी? किस फिल्म से? दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से। कुछ प्रतिष्ठित फिल्में हैं जैसे शोले आई 1975 में, फूल और पत्थर 1966 में, चुपके चुपके 1975 में, सत्यकाम 1969 में, सीता गीता 72 में, मेरा गांव मेरा देश 71 में, यादों की बारात 73 में, अनुपमा 1966 में, धर्मवीर 77 में, ड्रीम गर्ल 77 में, द बर्निंग ट्रेन 1980 में। ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। अगला और कुछ रहे? दया प्रकाश सिन्हा जी रह गए। दया प्रकाश सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हिंदी साहित्य व रंगमंच जगत के दिग्गज नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 91 वर्ष की आयु में, कब? 91 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 2025 को नोएडा में निधन हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त दया प्रकाश सिन्हा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोहिया सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो दया प्रकाश सिन्हा कौन थे? एक साहित्यकार थे और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी और बोले राज्य ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा वो भारत के प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी भी थे। कामिनी कौशल, हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल। कामिनी कौशल कौन थी? इनका भी डेथ हो गया। हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल, मूल नाम उमा शंकर कश्यप, का 98 वर्ष की आयु में 13 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। 95 वर्ष की आयु में अंतिम फिल्म लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कामिनी कौशल ने 1946 में उनकी पहली फिल्म नीचा नगर को कान फिल्मोत्सव में पाल्म डियोर पुरस्कार मिला था। 1946 से 1963 तक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के पश्चात 1946 से 1963 तक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के पश्चात सहायक भूमिकाएं ही उन्होंने बाद में निभाई थी। शहीद, दो रास्ते, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब पश्चिम आदि अत्यधिक लोकप्रिय फिल्में रहीं, इनमें शामिल हैं। अगला
स्वराज कौशल। स्वराज कौशल कौन है? वरिष्ठ अधिवक्ता व मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गत 4 दिसंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। कौन थे? ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे, अधिवक्ता भी रहे। 73 वर्षीय स्वराज कौशल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जिनका निधन अगस्त 2019 में हो गया था, के पति थे। तो स्वराज कौशल कौन थे? सुषमा स्वराज के पति थे। वर्तमान में सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। वो केवल 37 वर्ष की आयु में वे 1990 में मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। 37 वर्ष की आयु में वो मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। 1998 से 2004 के दौरान हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वे हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, दिवस और सप्ताह। बिरसा मुंडा जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये 15 नवंबर है। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देश के श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय श्वेत दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस 17 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिसंबर 2025 विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है 3 दिसंबर को। नौसेना दिवस भारत का मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर 4 दिसंबर के हमले के स्मृति में इस दिन को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को। होमगार्ड स्थापना दिवस, नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम मुंबई में हुई थी। तो होमगार्ड नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को। द मैजिक ऑफ द लास्ट ईयर रिंग्स किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसमें जाकर के जो प्राचीन काल से लेके अब तक की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। मॉडर्न की पुस्तकों को हम करंट में कवर करेंगे। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट ईयर रिंग्स किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसकी है? किरण देसाई की। 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए अल्पसूची। फ्लैश पुस्तक किसकी है? डेविड स्लेजली की। और द विंडो किसकी है? जॉन ग्राशम की। इट इजी टू बी हेल्दी किसकी पुस्तक है? माइकल अरोरा की। तो इट इजी टू बी हेल्दी पुस्तक किसकी है? माइकल अरोरा की। नेक्स्ट, सऊदी अरब में बस दुर्घटना में 42 व्यक्तियों की मौत। फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सऊदी अरब में हुआ था घटना थोड़ा सा। गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड।
दितवा चक्रवात जो इम्पोर्टेंट है, ये दितवा चक्रवात। दितवा चक्रवात से श्रीलंका में भारी क्षति, भारत के तटवर्ती इलाकों में भी असर हुआ था। दितवा या डिटवा बंगाल की खाड़ी में गत नवंबर माह के अंत में उठा था। यह तूफान कहाँ कहाँ टकराया उसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। दितवा का, दितवा भारत में आंध्र प्रदेश में कुछ इफेक्ट किया, तमिलनाडु में इफेक्टेड किया। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से दितवा तूफान टकराया है भारत में। ठीक, 30/11 बजे यानी 30 नवंबर को चक्रवाती तूफान 35 नाट दूरी पर उठा। 29 नवंबर को यह चक्रवाती तूफान 45 नाट और 29 नवंबर को हुई चक्रवाती तूफान तब्दील हो गया। इस प्रकार ये आपके पूर्वी राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराया, जो श्रीलंका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये दितवा। दितवा क्या था? ये शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। भारत के आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु पर भी असर डाला। इस चक्रवात के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में बाढ़ एवं भूस्खलन से लगभग 300 लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री, सचल अस्पताल, सचल मतलब चलने योग्य चिकित्सकों की एक टीम, अन्य राहत दलों को सहायता के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में कौन सा ऑपरेशन दितवा से प्रभावित लोगों को हेल्प के लिए भेजा गया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नवंबर 25 में दितवा चक्रवात से गंभीर रूप से प्रभावित पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने तथा संकट में फंसे भारतीयों की वहां से सुरक्षित निकासी के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अभियान चलाया था। इस अभियान का ऑपरेशन सागर बंधु नाम दिया गया था। तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया था। काहिरा में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनेगा? काहिरा में। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम मिस्र में काहिरा के निकट गीजा के पिरामिड्स के निकट स्थापित किया गया है। प्राचीन मिस्र के जीवन का विवरण देने वाली लगभग 1 लाख कलाकृतियों का प्रदर्शन इसमें किया गया है। इस संग्रहालय को मिस्र के इतिहास का, संस्कृति को जानने के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? काहिरा में। कहाँ है काहिरा? मिस्र में। इस संग्रहालय में मिस्र के इतिहास, संस्कृति को जानने के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसका प्रमुख आकर्षण राजा तूतन खामून का मकबरा व उनका खजाना है। इसमें तूतन खामून को सोने के मुखौटा, सिंहासन, रथ, अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। इस ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन, नाम क्या है? ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम का क्या नाम है? ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को किया गया। म्यूजियम में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख पर्यटकों के आगमन अपेक्षित है, ऐसा अपेक्षा की गई है। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनेगा? मिस्र के काहिरा में। भगवान श्री साईं बाबा का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म के अवसर पर जन्म शताब्दी के अवसर पर उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का व विशेष डाक टिकट जारी किया गया। इनका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को पुट्टीपंथी आंध्र प्रदेश में श्री सत्यसार जिले में स्थित एकता नगर, जहां श्री साईं बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को हुआ था, में एक समारोह में किया। इसमें 100 रुपये अंकित मूल्य के स्मारक सिक्का जारी किया गया, एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इस सिक्के के एक भाग में भगवान श्री सत्य साईं बाबा की छवि है, जिस पर 1926 और 2026 अंकित हैं। कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनमैक्स 2025। तो विनमैक्स 2025 युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और वियतनाम के मध्य।
भारत वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनमैक्स 2 विनमैक्स 2025 वियतनाम के हनोई में 11 से 29 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो विनमैक्स 2025 किसके किसके मध्य होता है? भारत और वियतनाम के मध्य। कहाँ हुआ ये? 11 नवंबर से 29 नवंबर तक वियतनाम के हनोई में। दोनों देशों के बीच इस सैन्य का यह अभ्यास 6वां संस्करण था। तो संस्करण कौन सा? 6वां विनमैक्स का। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रक्रियाएं साझा करने का अभ्यास इसमें किया गया है। दोनों देशों के इस संयुक्त अभ्यास का पिछला 5वां संस्करण नवंबर 2024 में भारत के अम्बाला में हुआ था। तो विनमैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हनोई, वियतनाम में। यह भारत का साझा संयुक्त अभ्यास है, भारत और वियतनाम का। इस साल का यह 6वां संस्करण था। पिछला 5वां किया गया था भारत के अम्बाला में। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन 2025 कहाँ किया गया? तो भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 के 11वें संस्करण 10 से 23 नवंबर 2025 को कर्नाटक के बेलागांव में स्थित फॉरन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ। तो कौन सा संस्करण था मित्र शक्ति का? 11वां। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। यह अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद रोधी अभियानों, रणनीतियों, आधुनिक तकनीकों पर साथ मिलकर काम किया। यह दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण था। तो ये कौन सा संस्करण था? यह 11वां संस्करण था। इसका पिछला 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरा ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में अगस्त 24 में संपन्न हुआ था। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के मध्य होता है, 11वां संस्करण है, कर्नाटक में आयोजित किया गया इस साल। मिस्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच मित्रता, पारस्परिक विश्वास और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। मित्र शक्ति अभ्यास की शुरुआत 2013 में हुई थी। तो मित्र शक्ति अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। भारत इंडोनेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2025। भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2025 क्रम था 10वां संस्करण, जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल स्कूल में 3 से 12 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। गरुण शक्ति 2025 के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना और दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करना था। इसका पिछला यानी कि 9वां संस्करण नवंबर 24 में इंडोनेशिया के जकार्ता के सिंजातुंग में हुआ था। तो गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और क्रम कौन था? 10वां था। कब आयोजन हुआ? 3 से 12 दिसंबर 2025 को। इसका पिछला 9वां संस्करण 2024 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। ये हो गया आपका गरुड़ शक्ति अभ्यास 2025। भारत और फ्रांस की सेना के अभ्यास होता है केवल गरुड़ अभ्यास। तो भारत और फ्रांस संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ 25। फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल के साथ भारतीय वायुसेना के वार्षिक संयुक्त अभ्यास गरुड़ फ्रांस के मोंटे डे मार्सन एयरबेस में 16-27 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास का यह 8वां संस्करण था। इसका पिछला यानी 7वां संस्करण अक्टूबर-नवंबर 22 में भारत के जोधपुर में आयोजित हुआ था। गरुड़ वायुसेना अभ्यास बारी बारी से भारत फ्रांस में आयोजित होता है। इस प्रमुख उद्देश्यों में पारस्परिक परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, रणनीति साझा करना, परिचालन संबंधी जानकारी का निर्माण करना और रणनीतिक संबंध बनाना शामिल है। तो गरुड़ अभ्यास 2025 किसके किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के बीच। कब हुआ? 16 से 27 नवंबर 2025 को। कहाँ हुआ? ये फ्रांस के एयरबेस में मोंटे डे मार्सन में। और क्रम कौन सा था? ये 7वां संस्करण पिछला था और इस साल का यह 8वां क्रम था। किस क्रम का था? 8वां क्रम का। 5 मिनट का ब्रेक। इसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य। चलिए दोस्तों, रनिंग में करते हैं और आगे
आर्थिक परिदृश्य देखते हैं फरवरी 2024 की पत्रिका का। देश में 25-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 8.2% यानी दूसरी तिमाही का है, पिछली 6 तिमाहियों में सबसे अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 25 के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार संदर्भित तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 25 में स्थिर मूल्य में जीडीपी में वृद्धि 8.2% दर्ज की गई है। यानी स्थिर मूल्य में जीडीपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 8.2%। स्थिर मूल्यों में जीडीपी में वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई है, जो विगत 6 तिमाहियों में सर्वोच्च है। इससे पूर्व की तिमाही में इससे अधिक जीडीपी वृद्धि 8.4% 2023-24 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में रही थी। पूर्व वर्ष की समान अवधि जुलाई सितंबर 24 में यह वृद्धि 5 से 6% थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2025 के लिए 7% वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। इस वर्ष इस प्रकार 25-26 के क्वार्टर 2 में प्राप्त की गई वृद्धि आरबीआई के पूर्वानुमान से काफ़ी अधिक रही। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की पहली तिमाही में क्वार्टर 1 में जीडीपी वृद्धि 7.8% थी। तो क्वार्टर 1 में जीडीपी की वृद्धि कितनी थी? 7.8%। इससे 2025-26 में छमाही में हाफ ईयरली वृद्धि कितनी? 8% रही। यानी 25-26 में जो हाफ ईयरली था यानी 1 में जनवरी से जुलाई तक का, उसका कितना था? 8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर 25 में 11-12 के स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 48.63 लाख करोड़ रुपए का लागत थी। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर 25 में 2011-12 के स्थिर मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कांस्टेंट प्राइस 48.63 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि जुलाई से सितंबर में 44.94 लाख करोड़ था। इस प्रकार दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 8.2% रही। 2% रही। इस तिमाही में प्रचलित मूल्यों में जीडीपी मूल्य में 8.7% आकलित की गई थी पिछले साल। एनएसओ की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 3.5% वृद्धि रही। तो दूसरी तिमाही में कितनी वृद्धि रही? दूसरी तिमाही में वृद्धि रही 3.5%। विद्युत, गैस, जलापूर्ति या अन्य उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में 2% वृद्धि जहां दर्ज की गई। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई सितंबर 25 में वृद्धि 9.1% रही। खनन उत्खनन क्षेत्र में जुलाई सितंबर 25 तिमाही में वृद्धि ऋणात्मक रही, यानी -0.04% ही दर्ज की गई। जबकि वित्तीय, रियल इस्टेट, व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में सर्वोच्च रहा। वित्तीय, रियल इस्टेट, व्यावसायिक में कितना रहा? 10.2% रही, 10.2% रहा। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कितना रहा? 7.6% थी, जो दूसरी तिमाही में 7.2% हो गई। इन अंतिम आंकड़ों के चलते 25-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 25 में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.9% रही। वहीं द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में यानी द्वितीयक में 7.6 और तृतीयक में 9.3% रही। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपक्षेत्रों में 25-26 की पहली और दूसरी तिमाही के साथ साथ
पहली छमाही के सकल घरेलू वर्धन के अंतिम आंकड़े भी दर्शाए गए। प्राथमिक क्षेत्र के क्वार्टर 1 में यानी कि अप्रैल से जून में यानी कृषि, वानिकी और मत्स्य में वृद्धि दर क्वार्टर 1 में 3.7 और क्वार्टर 2 में 3.5 और क्वार्टर 3 में 3.6 रही। खनन उत्खनन में रहा कितना? खनन उत्खनन में रहा ये माइनस, पहले में -3.1, दूसरे में -0.04 और तीसरे में रहा -1.8। द्वितीयक सेक्टर में पहले क्वार्टर में 7% की वृद्धि दर्शाई गई, दूसरे क्वार्टर में 8.1 की और तीसरे क्वार्टर में यानी अप्रैल सितंबर में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण में पहले क्वार्टर में 7.7 की दर्ज की गई, दूसरे क्वार्टर में 9.1 की और तीसरे में 8.4 की। विद्युत गैस जलापूर्ति और अनुपयोगी में 0.5% पहले क्वार्टर में, द्वितीय क्वार्टर में जुलाई सितंबर में 4.4 और तृतीय क्वार्टर में दिया गया था 4.2। विनिर्माण में पहले क्वार्टर में दिया गया 7.6 अप्रैल से जून में, जुलाई से सितंबर यानी दूसरे क्वार्टर में 7.2% और अप्रैल से सितंबर में 7.4%। तृतीयक क्षेत्र में पहले क्वार्टर में 9.3, दूसरे में 9.2 और तीसरे में 9.2, मतलब सेम रहा। होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं में होटल में 8.6 पहले में, दूसरी तिमाही में 7.4 और तीसरी तिमाही में 8%। वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाओं में पहली तिमाही में 9.45%, दूसरी में 10.2 और तीसरी तिमाही में 9.9। सार्वजनिक प्रसारण, रक्षा, अन्य सेवाओं में पहली तिमाही में 9.8% की वृद्धि, दूसरी में 9.7 की और तीसरी में भी 9.7 की। मूल कीमतों में जीवीए में वृद्धि, पहली क्वार्टर में 7.6% की वृद्धि, दूसरे क्वार्टर में 8.1 की और तीसरे क्वार्टर में 7.9 की। जीडीपी में वृद्धि, पहले क्वार्टर में 7.8% की, दूसरे क्वार्टर में 8.2 की और तीसरे क्वार्टर में 80% की वृद्धि हुई है। 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर के जीडीपी आंकड़े एनएसओ द्वारा 27 फरवरी 26 को जारी किए जाएंगे। ये आंकड़े अब 2022-23 के आधार पर वर्ष वाली नई श्रृंखला पर आधारित होंगे। आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण जीडीपी जीवे के प्रयुक्तांकों में संशोधन होगा। आधार मूल्यों में भी संशोधन हो चुका है, उसको देख लेते हैं। आधार वर्ष में भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी व राष्ट्रीय आय संबंधी उपयुक्त आकलनों के लिए वर्ष 2011-12 लिया गया था, किंतु 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने वाले आकलनों के लिए आधार वर्ष कितना कर दिया गया है? 2022-23, यानी जीडीपी के लिए और आईआईपी के लिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आईआईपी के लिए दोनों का आदर्श वर्ष कितना कर दिया गया? आधार वर्ष 2022-23। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 था अभी तक, उसको कर दिया गया है 2024। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2024 कर दिया गया। आधार वर्ष में यह परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है। तो आधार वर्ष में परिवर्तन क्यों किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है। अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों तथा डिजिटल एवं सेवा क्षेत्रों के विस्तार तथा यूपीआई, ई कॉमर्स आदि के आंकड़ों के नए स्रोतों आदि का समावेश जीडीपी की नई श्रृंखला में किया जा सकेगा। जीडीपी आकलन हेतु नए आधार वर्ष निर्धारण हेतु सुझाव देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति का गठन सरकार ने जून 2024 में किया था। इसी समिति की सिफारिश पर आधार वर्ष 2012-13 से 2022-23 किया गया है। अगला नेक्स्ट है 2024-25 में देश में कृषिगत उत्पादन के फाइनल आंकड़े, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2024-25 में देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के उत्पादन के फाइनल आंकड़े कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2025 को जारी किए गए। इससे पूर्व
अग्रिम अनुमान मंत्रालय ने 28 मई 2025 को जारी किए थे, जो फाइनल आंकड़े 24-25 के लिए हैं। अब 20 नवंबर 25 को जारी किए जाएंगे। अंतिम अनुमानों में 24-25 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर अनुमान है, जो पूर्व वर्ष 22-23 के में प्राप्त किए गए 332.30 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 25.43 बिलियन टन अधिक है। खाद्यान्नों में चावल का कुल उत्पादन 24-25 में 151.18 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है, जो 2024-25 में किए गए 137.8 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 13.38 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। 24-25 में गेहूं का उत्पादन 117.95 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है, जो पिछले वर्ष गेहूं उत्पादन की तुलना में 4.66 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। खाद्यान्नों में मक्का का उत्पादन 24-25 में 43.41 मिलियन टन यानी 43.41 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के इस आकलन में श्री अन्न उत्पादन 2023-24 में प्राप्त किए गए उत्पादन की कुल तुलना 10.2 लाख मीट्रिक टन की थोड़ी सी वृद्धि दर्शाते हुए 24-25 में 18.59 मिलियन टन अनुमानित है। इसके अलावा पोषक या मोटे अनाजों के उत्पादन में 63.92 मिलियन टन होने के अनुमान हैं, जो पूर्व के वर्षों में प्राप्त किए गए उत्पादन में 6.99 मिलियन टन अधिक है। दालों में तुअर का उत्पादन 24-25 में 36.24 लाख टन होने का अनुमान है। तो तुअर का उत्पादन कितना होने का अनुमान है? दालों में तुअर का उत्पादन 24-25 में 36.2 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पूर्व 23-24 में 34.17 टन था। मसूर का उत्पादन 24-25 में 16.54 लाख टन अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 23-24 में प्राप्त किए गए 17.91 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से लगभग 1.4 लाख टन कम है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अनुमान में 24-25 में कुल तिलहन उत्पादन 429.89 लाख टन अनुमानित है। तिलहनी में सोयाबीन के उत्पादन में 152.68 लाख टन रिकॉर्ड एवं रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन 127.67 लाख टन अनुमानित है। तो रेपसीड एवं सरसों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? 127.67 लाख टन। रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन पूर्व वर्ष के उत्पादन से लगभग 5 लाख टन कम है। अंतिम अनुमानों में 2024-25 के कपास का उत्पादन 297.24 लाख गांठें हैं, पूर्व वर्षों की तुलना में लगभग 28 लाख गांठें कम है। प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की होती है और गन्ने का उत्पादन 454.61 मिलियन टन पूर्व वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक होने का अनुमान है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार अलग अलग फसल का आंकड़े देख लेते हैं। 24-25 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के नववर्ष 25 के अंतिम भुगतान कुल खाद्यान्न 3,577.32 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसको मिलियन टन में अगर व्यक्त करें तो 357.73 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया। चावल कितना? 1501.84 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया। तो चावल का उत्पादन कितना? 1501.84 लाख मीट्रिक टन। गेहूँ 1179.45 लाख मीट्रिक टन। मक्का 434.09 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया। श्री अन्न 185.92 लाख मीट्रिक टन। कुल दाल के उत्पादन में 256.8 लाख मीट्रिक टन। तूर में
36.24 लाख मीट्रिक टन, चना 111.14 लाख मीट्रिक टन, कुल तिलहन 429.89 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन 152.68 लाख मीट्रिक टन, रेपसीड और सरसों 127.67 लाख मीट्रिक टन, मूंगफली 119.42 लाख मीट्रिक टन, गन्ना 4,546.11 लाख मीट्रिक टन और कपास के उत्पादन में 297.24 लाख गांठें, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की, और जूट एवं मेस्ता 88.02 लाख गांठें, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम। चीनी विपणन वर्ष 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान। भारत में चीनी का विपणन 1 अक्टूबर से गन्ने की पेराई से प्रारंभ हुआ माना जाता है। कुल चीनी उत्पादन में से कुल आय का इस्तेमाल एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है। अक्टूबर 25 में प्रारंभ हुए चीनी विपणन वर्ष 25-26 में देश में चीनी उत्पादन 3.4 मिलियन टन, एथेनॉल के लिए डायवर्जन के पश्चात 30.95 मिलियन टन रहने का भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ का पहला अग्रिम अनुमान है। यह पूर्व वर्ष 24-25 में प्राप्त किए गए 26.11 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 18.58% अधिक है। चीनी का अनुमान हो गया। नेक्स्ट, इस्मा के अनुसार 2025-26 के लिए शुरुआती स्टॉक में 5 मिलियन टन को समायोजित करते हुए 25-26 में चीनी का कुल उपलब्धता 35.95 मिलियन टन होगी, जो 28.5 मिलियन टन घरेलू खपत से अधिक होगी। इससे इस विपणन वर्ष निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सकेगी। इस्मा के अनुसार तीनों प्रमुख उत्पादक राज्यों यानी चीनी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन अधिक रहने का अनुमान के चलते इस वर्ष देश में चीनी की उपलब्ध बेहतर रहेगी। इस्मा के आकलन में चीनी वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 13 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 10.32 मिलियन टन एवं कर्नाटक में उत्पादन 6.35 मिलियन टन अनुमानित है। पूर्व वर्ष 24-25 में महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 9.35 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 10.10 मिलियन टन और कर्नाटक में 5.49 मिलियन टन रहा था। एक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद ब्रेक। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। तो देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? एयरपोर्ट ये नई दिल्ली बना है। उसका मतलब क्या होता है, पढ़ लेते हैं विस्तार से। IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे पर्यावरण अनुकूल होने के कारण वाटर पॉजिटिव यानी जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया। वाटर पॉजिटिव से आशय है कि यह एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा पानी प्रकृति को लौटा देता है। समझे? वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जितना पानी एयरपोर्ट इस्तेमाल करेगा उससे कहीं ज़्यादा पानी वह प्रकृति को संरक्षित रूप में वापस करेगा। उसको वाटर रिचार्ज सिस्टम कहते हैं। नवंबर 2025 में दिल्ली में ही एक संपन्न वाटर इनोवेशन समिट 25 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। डायल के अनुसार वर्षा का जल सहेजना, अपशिष्ट जल को पूरी तरह रिसाइकिल करना और खपत को न्यूनतम रखना, ये तीनों मिलकर स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव को काफ़ी कम कर रहे हैं तथा जल संकट वाले क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद IGI एयरपोर्ट ने साबित कर दिखाया है कि बड़ी क्षमता में वाले हवाई अड्डे भी टिकाऊ जल प्रबंधन को बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं। भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के तत्वावधान में
क्रम कौन सा था व्यापार मेले का? 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कब आयोजन किया गया? 14 से 27 नवंबर 25 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ? 14 से 27 नवंबर 25 को। कहाँ हुआ? प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। क्रम कौन था? 44वां यानी 44वां। वाणिज्य मंत्रालय के इस वार्षिक व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया था। इस वर्ष मेले की थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो मेले की थीम क्या थी इस साल? 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेले में 4 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को साझीदार राज्य का तथा झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझीदार राज्य कौन कौन से थे? तो एक बिहार था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र को साझीदार राज्य का दर्जा दिया गया है तथा झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेले में पहले 5 दिन बिजनेस टू बिजनेस बिक्री के लिए निर्धारित किए गए थे, जो केवल व्यापारियों के लिए थे। आम दर्शकों के लिए 19 नवंबर से खोला गया था मेला। भारत के अतिरिक्त चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, तुर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, आइलैंड, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात सहित 12 देशों की सक्रिय भागीदारी में इस मेले में थी। तो भारत सहित कितने देशों की सक्रिय भागीदारी थी मेले में? तो 12 देशों की। देश विदेश के लगभग 3500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी इस वर्ष एशिया के सबसे बड़े व्यापार मेले में थी। चीन की कई वर्षों के पश्चात सक्रिय भागीदारी इस मेले में रही, किंतु अफगानिस्तान ने इस वर्ष इसमें भाग नहीं लिया। ITPO के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीरज खरवाल के अनुसार 14 दिवसीय इस मेले में 18 लाख से अधिक आगंतुक आए थे। ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने भी पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने स्टॉल मेले में लगाए थे। इन स्टॉल में संबंधित राज्यों एवं विभागों में हो रहे प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ इनकी कलाओं, संस्कृतियों का प्रदर्शन किया गया। लगभग 1 दशक पश्चात रक्षा मंडपम भी इस वर्ष मेले में था। 27 नवंबर को मेले के समापन पर विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शकों को पुरस्कार ITPO ने प्रदान किए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उड़ीसा को स्वर्ण पदक मिला, मध्य प्रदेश को रजत और पुडुचेरी को कांस्य पदक प्रदान किया गया। राज्यों की श्रेणी में विषयगत प्रस्तुति में मेघालय को स्वर्ण, केरल को रजत और आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक मिला। विदेशी मंडप श्रेणी में थाईलैंड यानी थाई MME एक्सपोर्टर एसोसिएशन को स्वर्ण, ईरान को डोरना सईद मकरान को रजत और दुबई की अल राउदा जनरल ट्रेनिंग LLC को कांस्य पदक प्रदान किया गया। मंत्रालय एवं सरकारी विभागों की श्रेणी में रक्षा मंत्रालय, को स्वर्ण पदक, खान मंत्रालय को रजत और रेल मंत्रालय को कांस्य पदक मिला। मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्वर्ण, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग को रजत और भारतीय खाद्य प्रबंधन निगम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। जबकि कमोडिटी बोर्ड की श्रेणी में टी बोर्ड इंडिया को स्वर्ण पदक, स्पाइस बोर्ड इंडिया को रजत पदक और कायर बोर्ड को कांस्य पदक प्रदान किया गया। कुछ अन्य श्रेणियों में पदक प्रशस्ति पत्र समापन समारोह में दिए गए। वस्त्र मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। तो सीधे सीधे याद रखना है, एक तो इसमें थीम याद रखना है, साझीदार राज्य याद रखना है और फोकस राज्य। तो फोकस राज्य झारखंड था, साझीदार राज्य 4 थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत और क्रम कौन सा था? 44वां था। कहाँ आयोजन किया गया था? दिल्ली के भारत मंडपम में। बस इतनी चीज़ें याद रखना, बाकी ये खजर्रा ज़्यादा याद रखना। 12 देश शामिल हुए। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। 21वीं किस्त कब जारी कर दी गई है PM किसान निधि के बारे में? तो आपको पता ही है कि साल में किसानों को 6000 की 3 वार्षिक किस्त दी जाती हैं, 2-2 हज़ार की प्रत्येक। PM किसान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई।
सभी पात्र भूमिधारक किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि दो हज़ार की 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। ऐसी पहली किस्त पात्र किसानों को 24 फरवरी 2019 को दी गई थी। इस योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2018 को किया गया था, लेकिन किस्त दी गई 24 फरवरी 2019 को ट्रांसफर किया। तब से यह योजना निरंतर जारी है। इस योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 19 नवंबर को कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 9.35 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल मिलाकर 18,000 करोड़ राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए जमा कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कुल मिलाकर 21वीं किस्त जहां थी, वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना की यह दूसरी किस्त थी। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित 4 राज्यों पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में यह राशि पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 25 में इस योजना की 20वीं किस्त के तहत लगभग 9.71 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार ट्रांसफ़र किए गए थे, जबकि 21वीं किस्त के तहत 9.35 करोड़ किसानों को यह राशि दी गई। दरअसल जांच में यह पाया गया था कि कुछ परिवारों में पति पत्नी यहां तक कि नाबालिग बच्चे सदस्य भी योजना का लाभ ले रहे थे। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों ने KYC के साथ साथ किसानों के लिए बनने वाला फार्मर ID नहीं बनवाया था। इन कमियों के चलते 21वीं किस्त के लिए पात्र किसानों की संख्या लगभग 35 लाख कम हो गई थी। जिन किसानों के नाम इन कमियों के चलते पात्र किसानों की सूची से कटे हैं, वे अपनी इन कमियों को दूर करके अपनी रुकी हुई राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 25-26 की तीसरी किस्त फरवरी-मार्च 26 में संभावित है। PM किसान योजना को 22वीं किस्त होगी। तो आप लोगों को याद रखना है, PM किसान सम्मान निधि योजना 2018 में 19 दिसंबर को संचालित हुई थी, जिसको 24 फरवरी 2019 को पहली किस्त जारी की गई। क्या है इसमें किसानों को, पात्र किसानों को कितना दिया जाता है? 2-2 हज़ार प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है। आगे इसी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है जिनके नाम कृषि भूमि है। संस्थागत भूमिधारक इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना के लाभ के पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवरों को इस योजना के लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है तो ऐसे भूस्वामी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं माने जाएंगे। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। पिछले लेखा वर्ष के आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना KYC कराना और फार्मर ID बनवाना आवश्यक है। मौद्रिक नीति 25-26 की 5वीं द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर में 0.2% की कटौती। ये तो हर बार चेंज होता, नया आ गया है, इसको ड्रा कर सकते हैं। देश में पहले हाइड्रोजन चालित जलपोत वाणिज्यिक संचालन काशी में प्रारंभ। इसको पढ़ लेते हैं। देश में पहली बार पूर्णतः स्वदेशी एक हाइड्रोजन चलित जलपोत को काशी गंगा नदी में नमो घाट से ललित घाट के बीच वाणिज्यिक संचालन 11 दिसंबर से शुरू किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर नमो घाट से इसे रवाना किया। 50 यात्रियों की क्षमता वाले इस पोत का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है तथा इसके हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो देश का पहला हाइड्रोजन चालित जलपोत का अनावरण कहाँ किया गया है? काशी, बनारस में।
मैक्सिको ने भी सभी आयातों पर टैरिफ 50% लगा दिया है भारत के। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने भी अब भारत सहित अनेक देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों में टैरिफ 50% लगा दिया है। इस संबंध में एक विधेयक वहाँ दिसंबर 25 में पारित किया गया, जिससे उन देशों में आयातों में 50% तक टैरिफ बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है जिनके साथ मैक्सिको का कोई स्वतंत्र व्यापार समझौता नहीं। इनमें भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम सहित कई देश शामिल हैं। यह नया टैरिफ स्ट्रक्चर 1 जनवरी 26 से लागू हो गया। इसके तहत कुछ सामानों में टैरिफ वृद्धि 50% होगी, जबकि अधिकांश सामानों पर यह वृद्धि 35% तक सीमित रहेगी। इन उत्पादों के आयात पर 50% तक आयात शुल्क लगाने के मैक्सिको के ताज़ा कदम भारत का व्यापार भी प्रभावित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में मैक्सिको भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश था। उधर मैक्सिको सरकार का कहना है कि उनके इस कदम का उद्देश्य अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। सरकार का मानना है कि ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक, फुटवियर व अन्य उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में विदेशी सामानों से प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है तथा इनके आयात पर शुल्क वृद्धि से आयात पर निर्भरता कम होगी और व्यापार का असंतुलन ठीक करने में भी मदद मिलेगी, ऐसा तर्क दिया है मैक्सिको की सरकार ने। ये हो गया एक। नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। नीतीश कुमार ने नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार बनी और वो 10वीं बार शपथ लिए। ये तो आपको पता है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन बने, सबसे लंबा कार्यकाल, बड़ा इसको देख लेते हैं फटाफट। बिहार में 18वीं विधानसभा के लिए नवंबर 25 में चुनाव संपन्न हुए। कब संपन्न हुए हैं? नवंबर 25 में संपन्न हुए हैं चुनाव। इसके बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में सार्वजनिक समारोह में शपथ लिया। बिहार के राज्यपाल थे उस समय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो बिहार के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे भाजपा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस बार भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 26 मंत्रियों ने इस मुख्यमंत्री के साथ शपथ 20 नवंबर को ग्रहण की। 3 महिलाएं हैं, जिनमें 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं। 26 मंत्रियों में 14 भाजपा के और 8 जनता दल यूनाइटेड के, 2 लोक जनता पार्टी के तथा एक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मंत्री रहेंगे। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 8वां स्थान है। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार का 8वां स्थान है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे इन 10 मुख्यमंत्रियों के नाम और उनके कार्यकाल। सबसे ज़्यादा बड़ा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग का रहा, जो सिक्किम के हैं। ये 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहे, 24 वर्ष 165 दिन तक। नवीन पटनायक का वहीं दूसरा स्थान रहा, जो उड़ीसा के थे, 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक, यानी 24 वर्ष 99 दिन तक। तो पहले सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग, 24 वर्ष 165 दिन। दूसरे नवीन पटनायक 24 वर्ष 99 दिन। तीसरे रहे ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। ये कितने दिन रहे? 21 जून 1970 से 5 जून 2000 तक, 23 वर्ष 137 दिन। यही 3 याद रखिएगा और क्रम जो है उनका। तो सर्वाधिक तक पवन कुमार चामलिंग सिक्किम, दूसरे नवीन पटनायक, तीसरे ज्योति बसु। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। जो पढ़ते हैं भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 25 को संपन्न हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का किस क्रम का था? 56वें क्रम का था। कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। 20 से 28 नवंबर 8 दिन तक चला। 20 नवंबर को इसका उद्घाटन परंपरा से हटकर किसी इंडोर कार्यक्रम के स्थान पर भव्य कार्निवाल
किया गया। गोवा के राज्यपाल अशोक गणपति राजू और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तुलसी एक पौधे को पानी देकर महोत्सव का उद्घाटन किया। यह लगातार 22वां वर्ष था जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा रहा। तो 22वां वर्ष था जब गोवा में लगातार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया। 56वां क्रम का था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना के 50 वर्ष भी था यह वर्ष। पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की पहल के तहत इस वर्ष देश भर से चुने गए 124 महत्वाकांक्षी युवा फिल्म रचनाकारों महोत्सव को आमंत्रित किया गया था। 35 वर्ष से कम उम्र के इन युवाओं को निर्देशन, गायन, पटकथा लेखन व संपादन आदि क्षेत्रों के लिए में उनके उत्कृष्ट कौशल के आधार पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। ब्राज़ीली निर्देशक गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्लू ट्रेल इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। तो 56वीं उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो ये याद रखना है, ब्राज़ीली निर्देशक गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्लू ट्रेल इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म। 84 देशों की 270 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन महोत्सव में किया गया। तो 84 देशों की कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? 270 से अधिक फिल्मों का महोत्सव में प्रदर्शन किया गया। इनमें 26 वर्ल्ड प्रीमियर, 28 एशियन प्रीमियर और 99 इंडियन प्रीमियर में शामिल थे। महोत्सव के प्रतियोगिता खंड में 12 विदेशी 3 भारतीय फिल्मों सहित 15 फीचर फिल्में शामिल थीं। भारतीय पैनोरमा खंड में 25 फीचर एवं 40 गैर फीचर फिल्में शामिल थीं। तो भारतीय पैनोरमा खंड में 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में इस बार शामिल की गई थीं। प्रतियोगिता खंड के अतिरिक्त वर्ल्ड पैनोरमा, इंडियन पैनोरमा और श्रद्धांजलि आदि खंड महोत्सव में शामिल थे। भारतीय फिल्म जगत के जाने माने गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, भूपेन हजारिका, पी भानुमति, सलील चौधरी को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि महोत्सव में दी गई। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई। गोवा के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर श्री के बैकुंठ की जन्म शताब्दी को मनाते हुए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, याद रखिएगा। महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी में भारतीय फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा के अतिरिक्त अमेरिकी संपादकीय निर्देशक ग्रीम क्लीफोर्ड, जर्मन अभिनेत्री कैथरीन सटलर, श्रीलंकाई फिल्म अभिनेता चंद्रम रत्नम व ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफर रेमी अदेफारसिन शामिल थे। महोत्सव के पुरस्कारों का वितरण 28 नवंबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के रंगारंग कार्यक्रम में किया गया। तो 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का वितरण 28 नवंबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के रंगारंग कार्यक्रम के बीच समापन समारोह में हुआ। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर का पुरस्कार वियतनाम की एस्ले मेफेयर द्वारा निर्देशित फिल्म इसकी नाफ यूथ को दिया गया। स्वर्ण मयूर के साथ 40 लाख की राशि निर्माता के संयुक्त रूप से इन्हें इसके लिए प्रदान किए गए। मराठी फिल्म गोंधाल के निर्देशन के लिए निर्देशक संतोष दवाकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसकी नाफ यूथ कहाँ की थी? वियतनाम की फिल्म थी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का संतोष दवाकर को दिया गया। स्पेनिश फिल्म ए पोएट में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया उमीबर रियोश को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है किसको? उमीबर रियोस। किस फिल्म के लिए? ए पोएट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर स्लोवाकिया का फिल्म लिटिल ट्राइबल गर्ल्स की भूमिका के लिए जारा सोफिया अभिनेत्री को दिया गया, जारा सोफिया ऑस्टान को। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार ब्रिटिश नाइजीरियाई फिल्म निर्माता निर्देशक अकिनोला डेविस जूनियर को दिया गया माई फादर शैडो के लिए। किसी निर्देशक की पहली फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसी निर्देशक की पहली फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया ईरानी फिल्म निर्देशक हेमस फराहमंड को फिल्म माई डॉटर्स हेयर के लिए तथा एस्टोनिया के टोनिस पिल को उनकी फिल्म फ्रैंक के लिए संयुक्त रूप से दिया गया किसी निर्देशक पहली फिल्म। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया गांधी मेडल नॉर्वे के फिल्म निर्माता एरिक सेक्सन द्वारा निर्मित फिल्म सेफ हाउस को प्रदान किया गया गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति फिल्म पुरस्कार। तो ये हो गया आपके फिल्म पुरस्कार। और थोड़ा सा जो रह गया उसको भी, वर्ष 23 में इफ़ी के 54वें संस्करण पहली बार शुरू किया गया सरसेट वेब सीरीज का पुरस्कार आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, पहली बार दिया गया सरसेट वेब सीरीज का पुरस्कार। सरसेट वेब सीरीज का पुरस्कार आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित बंदिश बैडिटिज सीजन 2 को इस महोत्सव में दिया गया। पिछले वर्ष 24 में पहली बार शुरू किया गया था किसी भारतीय फीचर फिल्म के सरसेट नवोदित निर्देशक का पुरस्कार इस बार करण सिंह त्यागी को दिया गया है केसरी चैप्टर 2 के लिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे करने के लिए सुपरस्टार रजनीकांत को समापन समारोह में सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा शॉर्ट में, भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार कहाँ आयोजन हुआ? 20 से 28 नवंबर 2025 को गोवा में। गोवा लगातार 22वीं बार इसका आयोजन किया है। महोत्सव का उद्घाटन द ब्लू ट्रेल निर्देशक गैब्रियल मस्कारो वाली फिल्म से हुआ जो ब्राज़ील की है। महोत्सव की समापन फिल्म थी ए यूजफुल घोस्ट, थाईलैंड के रथचापूब बनबच्चोक के द्वारा निर्देशित। फोकस कंट्री इस साल थी जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी। तो फोकस कंट्री कौन सा था? जापान इस साल फिल्म महोत्सव में। इसके बाद पार्टनर कंट्री स्पेन, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष कौन बने थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, भारतीय फिल्म निर्माता। और फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण रजत मयूर, इतना याद रखना है। हॉकी के पुरस्कार देख लेते हैं। भारत में हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह। 100 वर्ष पूर्व 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी का जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ हुआ था, जिसके 3 वर्ष बाद ही 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1925 से 2025 में भारतीय खेल प्राधिकरण हॉकी इंडिया के सहयोग से भव्य शताब्दी समारोह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 7 नवंबर 25 को आयोजित हुआ। हॉकी के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध दिग्गज खिलाड़ियों को उनके योगदान एवं नए खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा के लिए हॉकी इंडिया ने इस समारोह में सम्मानित किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति केंद्र में कार्यक्रम में उपस्थित थे। शताब्दी समारोह की शुरुआत खेल मंत्री मंडाविया की कप्तानी वाले खेल मंत्री एकादश हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिकी की अगुवाई वाले हॉकी इंडिया एकादश के बीच मैत्री मैच से हुई। पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ियों ने इस मैच में भाग लिया। खेल मंत्री एकादश ने यह मैच 3-1 से जीता। इसके साथ ही देश भर में 550 से अधिक जिलों से भी मैत्री मैच खेले गए। मैत्री है, मंत्री नहीं, जिनमें लगभग 36,000 जमीनी स्तर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। 7 नवंबर को नई दिल्ली में शताब्दी समारोह में भारत ने हॉकी के इतिहास संबंधित एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा एक स्मारक पुस्तक भारतीय हॉकी के 100 वर्ष का विमोचन किया। तो ये रहा आपका पार्ट 1 सम्मान ज्ञान दर्पण पहला। अगला पार्ट 2